Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are starting lecture number 3, chapter number 13, S and P block elements. और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। हर दफा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के और जो इनकमिंग लेक्चर होता है उसके हवाले से कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड पीरियड इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे और हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि हमने इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, जिसके अंदर एटॉमिक साइज, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ट्रेंड्स देखे थे। और पूरे पीरियोडिक टेबल की बात नहीं करनी, हमने थर्ड पीरियड के ऊपर कंसाइज रहना है कि हम इस थर्ड पीरियड को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एटॉमिक साइज है तो थर्ड पीरियड में एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होगा। तो पीरियड में तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो हमने देखा थर्ड पीरियड में भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा तो हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट इसमें इंक्रीज आता है, लेकिन हमें कुछ जगहों पर एनॉमलस बिहेवियर भी देखने को मिला, तो हमने वो भी पढ़ा और उसकी रीजन भी देखी। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखा। आज हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और थर्ड पीरियड पर ही हम लोग फोकस करेंगे कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनमें उसका जो ट्रेंड है वो किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि आपने इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को याद कर लेना है, क्योंकि बार बार इन्हीं का जिक्र होगा, हमने इन्हीं के बारे में ही पढ़ना है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं ये स्टार्ट होता है सोडियम से और एंड होता है आर्गॉन पे। अब ये पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड है और ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है, और हमें ये पता है, बेसिक चीजें सारी हमने देख ली हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होती है यहाँ पर अल्कली मेटल्स होती हैं, फिर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाती हैं, और फिर ये वाला मेटलाइट का पोर्शन होता है। तो अगर मैं इन तीन के बारे में बताऊं कि ये जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ये मेटालिक इन नेचर होती है। स्ट्रक्चर के बारे में हम यही देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इनकी नेचर क्या होती है, हम ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये क्या है, मेटल्स हैं। तो जाहिर सी बात है मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, कंडक्टर होती हैं, ये तमाम चीजें इनके ऊपर अप्लाई होंगी। और इनके मुकाबले में अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करूं, जिससे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गॉन है, ये क्या है, ये कोवलेंट इन नेचर है। अगर मैं इनकी नेचर बताऊं तो ये क्या है, कोवलेंट। अब जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेटालिक से हम लोग कोवलेंट की तरफ जा रहे हैं। मेटालिक के अंदर आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, मेटालिक जो मेटल्स होती है इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, खास किस्म का बॉन्ड होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के मुताबिक मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से ये कंडक्टर का काम करती हैं। उसके अलावा ये हार्ड होती हैं, मेटल जितनी भी होती हैं आपको पता है ज्यादातर हार्ड होती हैं। उसके अलावा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। तो एनीवेज, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट यानी स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर मेटालिक, ये मैं बता चुका हूँ कि ये मेटल्स हैं। सोडियम इज 8 कोऑर्डिनेटेड। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में देखा था। कोऑर्डिनेशन नंबर एक चीज पढ़ी थी। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स। तो 8 कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि जो सोडियम मेटल होती है ना, उसके अंदर सोडियम का जो एक एटम होता है उसके साथ 8 मजीद एटम अटैच होते हैं। जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में देखा था कि वो 6 कोऑर्डिनेटेड था। ईच सोडियम वाज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन वाज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन, तो वो 6 कोऑर्डिनेटेड था। तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ सोडियम मेटल की अगर हम बात करें, मेटल के अंदर आपको पता है एटम एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन इनके बाहर एक क्लाउड बनाते हैं, वो वही चीज ही है। सोडियम इज 8 कोऑर्डिनेटेड, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर 12 कोऑर्डिनेटेड। 12 कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि इनके एक एटम के साथ 12 मजीद एटम्स अटैच होते हैं। अच्छा, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से आपको कुछ बातें पहले भी बताई थी कि ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ती हैं। देखें, अब आप खुद से देखें कि अगर आपको इसमें से सवाल आ जाए तो क्या सवाल आएगा। आपको कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें ये याद करने वाली चीज है। आपको सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि सोडियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो आप बताएंगे सोडियम इज 8 कोऑर्डिनेटेड, ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 8 सोडियम एटम्स
एंड इट इज मेटालिक इन नेचर। ये तमाम चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अब जिस तरह मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये 12 कोऑर्डिनेटेड है, तो ये मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। अगर कंपेयर किया जाए, देखें हैं तो तीनों मेटल, सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। सोडियम का स्ट्रक्चर 8 कोऑर्डिनेटेड है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का 12 कोऑर्डिनेटेड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन तमाम में क्लोज पैकिंग किसके अंदर है, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग का मतलब यह है कि इनका स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है या ये ज्यादा हार्ड होती है। इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आप देखें जो एरोप्लेन होते हैं, जो जहाज होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत ही हार्ड मेटल है। अब हम मेटल के दायरे से निकल कर जब आगे सिलिकॉन पे आते हैं, तो सिलिकॉन मेटालिक नहीं होता, ये सेमी मेटल है, ठीक है। और ये कोवलेंट इन नेचर है। अगर ये कोवलेंट इन नेचर है तो इसका मतलब इनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो मेटालिक बॉन्ड से वीक होगा। तो सिलिकॉन टू आर्गन आर कोवलेंट इन नेचर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सिलिकॉन हैज हाई जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। हमने कोवलेंट कंपाउंड के अंदर दो तरह के कंपाउंड देखे थे, एक होते हैं मॉलिक्यूलर और एक होते हैं जाइंट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह सिलिकॉन का भी स्ट्रक्चर होता है वो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही हम मूव करते हैं फास्फोरस की तरफ, अब देखें ये सारी इंफॉर्मेटिव बातें हैं, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है इतनी ज्यादा जितनी ये इंफॉर्मेटिव है या याद करने वाली है। अगर आप अब ये आपने याद करना है कि ये सोडियम जो है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, मैग्नीशियम का किस तरह का होता है, एल्यूमिनियम का किस तरह का होता है, और हमने ये थर्ड पीरियड के ऊपर ही रहना है। आपकी खुशकिस्मती समझ लें कि हमारे कोर्स में एक ही पीरियड के इंफॉर्मेशन मैंने आपसे कहा ना कि दी गई है। अगर किसी तरह हमें हर पीरियड को पढ़ना होता तो हमें हर एलिमेंट के स्ट्रक्चर को याद करना पड़ता कि अब सोडियम के नीचे पोटाशियम होता है तो पोटाशियम का भी हमें स्ट्रक्चर याद करना पड़ता, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम होता है तो हमें उसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ता। तो इसलिए हमें अपने टॉपिक के ऊपर ही रहना होता है और उसके अंदर जो चीजें जो इंफॉर्मेशन है हमने वही याद करनी है। एनीवेज, हम लोगों ने देखा कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, सिलिकॉन सेमी मेटल है और ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है। इनका 8 कोऑर्डिनेशन और 12 कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है। अब रह गए ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनके किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ये भी आपने याद करने हैं। अगर हम फास्फोरस को देखें तो इट एग्जिस्ट एज P4। P4 एक मॉलिक्यूल है, ये आपको P4 का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। यानी फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, मॉलिक्यूलर कोवलेंट सॉलिड। जिस तरह हमने सिलिकॉन को देखा था कि सिलिकॉन जो था वो जाइंट कोवलेंट था, लेकिन सिलिकॉन से नेक्स्ट जैसे आप फास्फोरस पे आते हैं तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर है, यानी इनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। P4 का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। और सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में होता है, S8, यानी सल्फर के 8 एटम एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल आगे एक और S8 के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या होता है, Cl2, यानी दो एटम एक दूसरे के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। और जो आर्गन है ये क्या है, एक नोबल गैस है और ये मोनो एटॉमिक होती है। आर्गन इज मोनो एटॉमिक यानी एक एटम। नोबल गैसेस वो वाहिद गैसेस हैं, वो वाहिद मॉलिक्यूल्स हैं, देखें जिनके अंदर एक एटम होता है लेकिन हम इसको मॉलिक्यूल का नाम ही देते हैं। देखें ये लिखा हुआ है आर्गन मॉलिक्यूल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मॉलिक्यूल में ज्यादातर हमें दो या दो से ज्यादा एटम देखने को मिलते हैं, लेकिन नोबल गैसेस के केस में चूंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, तो ये सिंगल एग्जिस्ट करती हैं, इससे इनको कहा जाता है दे आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक बात बड़ी जरूरी है कि ये कोवलेंट इन नेचर हैं, ये मॉलिक्यूलर हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। साथ ही साथ आपने एक चीज याद रखनी है कि इनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो कौन सी होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। फास्फोरस का मॉलिक्यूल देखें P4, सारे एक जैसे एटम है, नॉन पोलर है।
जब ये मॉलिक्यूल दूसरे P4 के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो वो भी नॉन पोलर होगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और यही वजह होती है, आप देखें जो क्लोरीन होती है ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं इस चीज का जरा ट्रेंड आपको दिखाता हूँ। सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, देखिए ये हार्ड होती जा रही है। अब जैसे ही कोवलेंट की तरफ आए, सिलिकॉन का जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। जैसे ही हम फास्फोरस पे आए तो ये मॉलिक्यूलर हो गया, मॉलिक्यूलर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम क्या है? कम है। अब हम यानी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से हमने देखा कि अब वीक की तरफ जा रहे हैं। सल्फर में फिर क्लोरीन में इतनी वीक हो जाती है कि ये गैस बन जाती है, और आर्गन में तो ना होने के बराबर होती है क्योंकि हैवी मोनोएटॉमिक और नॉन पोलर है, तो इस वजह से ये भी क्या है? गैस है। इस तरह से ट्रेंड भी आपने ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टीज भी ध्यान में रखनी है, तो ये सारी याद करने वाली चीजें। तो ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर के हवाले से कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, आया ये मॉलिक्यूलर होते हैं या ये मेटल्स होती हैं या नॉन मेटल्स होती हैं। देखिए ये सारी नॉन मेटल हैं। सिलिकॉन से आगे ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तमाम के तमाम क्या है? नॉन मेटल। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस नेचर में आती है तो ये नॉन मेटेलिक इन नेचर है। तो ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर के हवाले से। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कि इन एलिमेंट्स में से ये जो आपको नजर आ रहे हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट, इनमें से कंडक्टर कौन है, नॉन कंडक्टर कौन है, अच्छा कंडक्टर कौन है, ये चीजें आप लोगों ने याद करनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको पता है ये तीनों तो मेटल्स हैं। अब ये तीनों मेटल्स हैं तो ये कंडक्टर भी होंगी। हाँ, इनमें थोड़ा सा फर्क जरूर है। मैंने ये लिखा है, सोडियम इज गुड कंडक्टर, मैग्नीशियम इज वेरी गुड, एल्यूमिनियम इज एक्सीलेंट। अब यहाँ पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली जो कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आपको पता है सोडियम पहले ग्रुप से है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम जो है इस दूसरे ग्रुप से है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये अच्छी कंडक्टर हो गई। एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप से है, एल्यूमिनियम के अंदर आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों फ्री होते हैं, इसी वजह से ये एक्सीलेंट कंडक्टर है। अब बहुत सारे बच्चे के ज़हन में होता है अच्छा सिलिकॉन तो फिर इसके तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन वो क्या है? सेमी कंडक्टर है। ये मेटल नहीं है, ये कोवलेंट इन नेचर है। इसी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इनके मुकाबले में क्या है? कम है, और इसकी नेचर क्या है? सेमी कंडक्टर है। यानी अगेन आप देखें मेटल से हम लोग नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो ये बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है। एक दफा पीक पे गया ये बिहेवियर, एल्यूमिनियम एक्सीलेंट पे गया, फिर ये डिक्लाइन आना शुरू हुआ कि सिलिकॉन सेमी कंडक्टर हो गया। और आगे देखें तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तीनों चारों जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, कोवलेंट हैं। और नॉन मेटल्स के बारे में हमें पता है कि ये इंसुलेटर होती है, कंडक्टर नहीं होती। तो देखें फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर नॉन कंडक्टर्स। आर्गन भी नॉन कंडक्टर है क्योंकि वो भी नॉन मेटल है। तो ये ट्रेंड आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अक्सर ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर क्यों है सोडियम और मैग्नीशियम में। तो सिंपल सी बात है कि एल्यूमिनियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं बिकॉज इट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and that's why it is very good conductor, while silicon is covalent in nature, that's why it is semiconductor. But phosphorus, sulfur and chlorine, these are non-metals, that's why they are non-conductors or insulators. तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से इंफॉर्मेशन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Melting and boiling points depends on 2 factors: size of molecules, strength of intermolecular force. अगर आपको मेरी ये बात ज़हन में बैठ जाए कि सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, तो आपको पता है मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सिलिकॉन जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे ही आप फास्फोरस की तरफ आते हैं तो मैंने कहा कि ये कोवलेंट इन नेचर है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यही वजह होती है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू द मिडल, यानी मिडल ये सिलिकॉन बन रहा है कि यहाँ तक तो ये इंक्रीज करता है, और उसके बाद क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ तक तो ये मेटल थी, फिर ये सेमी मेटल था, चलो इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो जाइंट कोवलेंट है, इसलिए इसका बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हैं ये फास्फोरस की तरफ, अब वो कोवलेंट, प्योर कोवलेंट हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम इसको ग्राफ की मदद से अगर देखें तो बड़ा क्लियर हमें ग्राफ नजर आ रहा है।
मैं इसको सारे को एक्सप्लेन करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो ग्रीन कलर। अब देखिए सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे ज्यादा है। उसकी वजह वही कि नंबर वो जो पैकिंग थी सोडियम का, आपको पता है 8 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर था, इस वजह से। मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का 12 कोऑर्डिनेटेड था। इनका देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, अगर होगा तो थोड़ा सा फर्क होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो 12 कोऑर्डिनेटेड है, दोनों में सेम पैकिंग है। सोडियम के अंदर इतनी क्लोज पैकिंग नहीं होती, तो इस वजह से ये 8 कोऑर्डिनेटेड था, ये 12 कोऑर्डिनेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से क्यों ज्यादा होता है, तो आप बताएंगे कि इट इज 8 कोऑर्डिनेटेड and magnesium and aluminum are 12 coordinated. That's why they have high melting point as compared to sodium. अब यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सिलिकॉन का जरा देखें। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट इन तमाम से ज्यादा है। असल में मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, जब किसी आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जाइंट कोवलेंट है। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इतने ज्यादा होते हैं कि उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। इवन मेटल्स के मुकाबले में भी हमें ज्यादा हीट देनी पड़ जाती है। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। आमतौर पे मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। एल्यूमिनियम देखें, हवाई जहाज बनते हैं एल्यूमिनियम के, यानी इतनी हार्ड मेटल है कि आप उसको मेल्ट करने के लिए आप सोच सकते हैं कि कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन सिलिकॉन को देखें जरा, कि सिलिकॉन एक नॉन मेटल है या प्योर मेटल नहीं है, सेमी मेटल है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है, क्यों है? बिकॉज इट इज जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। और आगे फिर वो ट्रेंड देखें, फास्फोरस, P4, एसिड और क्लोरीन, इनमें भी एक चीज है। फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट देखें कम है, सिलिकॉन का थोड़ा, सल्फर का थोड़ा सा ज्यादा है। इसकी वजह क्या है कि फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो P4 यानी एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है और इसके एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। 4 एटम वाला मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटम। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम्स stronger with the increase of number of atoms। तो ये भी कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो फास्फोरस है इसका मेल्टिंग पॉइंट सल्फर से कम क्यों है? क्योंकि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक है और सल्फर में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग है। इसकी वजह से सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और फास्फोरस का कम है। और क्लोरीन आपको पता है वैसे ही गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और उसका मॉलिक्यूल में भी देखिए 2 एटम होते हैं, Cl2 होता है। और आर्गन नोबल गैस है, उसका तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ना होने के बराबर होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ना होने के बराबर है। तो ये तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड था। इसमें ये 3 का बिहेवियर मैंने बताया, फिर मैंने सिलिकॉन का बिहेवियर बताया कि सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, फिर मैंने फास्फोरस सल्फर का कंपैरिजन किया। तो आपको कोई भी कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो बड़ी सिंपल सिंपल रीजन होती हैं। जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको नोट कर लें, इनको अपने जहन में बिठा लें। यही चीजें ही आपसे सवालों में पूछी जाती हैं। अक्सर यही सवाल आए हुए होते हैं कि फास्फोरस और सल्फर में सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा क्यों है, सोडियम और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन करें तो सोडियम का कम क्यों है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो अगेन वही ट्रेंड है ऑलमोस्ट। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट और मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम का ज्यादा है, सोडियम का कम है, क्योंकि ये जो है 8 कोऑर्डिनेटेड है, ये 12 कोऑर्डिनेटेड है। एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट अब देखें बहुत ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटम का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। मेल्टिंग पॉइंट तक तो इन दोनों का सेम था, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट देखें तो एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के एटम का साइज छोटा होता है। हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और याद रखें छोटे साइज के एटम एक दूसरे को बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक बात जो बताने वाली है वो ये है कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के अगर बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का कम था और सिलिकॉन का ज्यादा था। तो यहाँ पर आपने वो डेफिनेशन याद रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सिलिकॉन जब सॉलिड फॉर्म में होता है ना तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन जब आप सिलिकॉन को मेल्ट कर देते हैं वो लिक्विड बन जाता है।
अब उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, वो टूट गया है बेचारा। अब उसके अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी कम हो गए हैं, उसका स्ट्रक्चर भी उस तरह का नहीं रहा, क्योंकि जब सॉलिड होता है तो ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर होता है इसका। लेकिन जब ये लिक्विड बन जाता है, अब लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट करना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। एल्यूमिनियम तो मेटल है, आपको पता है मेटल को तो आप गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कन्वर्ट करना भी हो तो इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एल्यूमिनियम तो मेटल थी, उसमें पहले भी मेटालिक बॉन्ड था, जब आपने उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया तब भी मेटालिक बॉन्ड ही था उसमें। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तब भी उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा, और मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम की नेचर तो वही रही, और उसको बॉयल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। लेकिन जो सिलिकॉन था उसमें ये देखने में मिला कि जब वो सॉलिड था तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब वो लिक्विड हो गया, अब लिक्विड को, ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, लिक्विड से गैस में इसको कन्वर्ट करें तो अब उसमें कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में बड़ा फर्क होता है। तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम के मुकाबले में कम हो जाता है। आगे ट्रेंड वही है कि फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सल्फर का ज्यादा है, क्योंकि इसका P4 था, इसका S8 था, और क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह से इन तमाम से कम है, और आर्गन का भी कम है। तो कहने की बात यह है, ये वो एरिया है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, या इनमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, ये ग्रीन कलर का ये टेम्परेचर, उस वक्त तो आप ये कहते हैं कि सिलिकॉन का जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर था। लेकिन जब बॉइलिंग की बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि बिकॉज नाउ सिलिकॉन इज इन लिक्विड स्टेट एंड its giant covalent structure is collapsed, that's why it is easy to convert silicon into gaseous states rather than aluminium. तो एल्यूमिनियम के मुकाबले में सिलिकॉन को फिर थोड़ा आसान हो जाता है, या इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है एल्यूमिनियम के मुकाबले में। और अगर हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करें तो फिर हम कहते हैं कि इसमें साइज ऑफ एटम बड़ा होता है और एल्यूमिनियम में साइज ऑफ एटम छोटा होता है, और जब एटम के साइज छोटे होंगे तो उनमें मेटालिक बॉन्ड या इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ये रीजन हो गई। सोडियम और मैग्नीशियम की क्या रीजन होगी कि सोडियम 8 कोऑर्डिनेटेड है, मैग्नीशियम 12 कोऑर्डिनेटेड है, इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं एटम, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सोडियम से ज्यादा है। तो ये था हमारा बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से डिस्कस किया, और मैं इसको एक दफा रिकॉल करवा देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मेटल हैं, 8 कोऑर्डिनेटेड, 12 कोऑर्डिनेटेड, सेमी मेटल, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, और ये सारे मॉलिक्यूल हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सबसे अच्छा एल्यूमिनियम है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, आगे ये सारे नॉन कंडक्टर्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती है कि एक दफा ये इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, क्योंकि ये वाले जो होते हैं नॉन पोलर और इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ये वाली होती है मेटल्स, क्योंकि मेटल हार्ड होती है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सिलिकॉन के अंदर हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर आती है, क्योंकि सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो जाइंट कोवलेंट होता है, इसी वजह से इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।